की शुरुआत में हम एक लड़की को सोते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है मित्सुहा मियामिज़ू। वो जापान के एक छोटे से शहर इतोमोरी में अपनी दादी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। वो अपने सपने में किसी लड़के को कह रही होती है, क्या तुम मुझे भूल गए? और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वो बड़ी हैरानी के साथ अपने चंगू मंगू को देख रही होती है और उन्हें दबाने लग जाती है। जी हाँ, मैं इन्हें चंगू मंगू कहता हूँ। तभी अचानक वहाँ पर उसकी छोटी बहन योत्सुहा मियामिज़ू आ जाती है और उसे देखकर गुस्से से कहती है, मित्सुहा तुम आखिर ये कर क्या रही हो? जल्दी करो, नाश्ता तैयार है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मित्सुहा आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी को बड़ी ही हैरानी के साथ देखते हुए चीख कर कहती है, क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ मित्सुहा ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसकी दादी और उसकी छोटी बहन उसे कहते हैं, मित्सुहा आज तुम कुछ ठीक लग रही हो, कल तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। ये सुन के मित्सुहा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं होता। तभी अचानक रेडियो में ट्रांसमिशन होने लगता है कि इस साल के इलेक्शंस अगले महीने की 30 तारीख को होने वाले हैं और साथ ही टीवी में भी एक न्यूज आ रही होती है कि एक धूमकेतु जो 1200 सालों में सिर्फ एक ही बार दिखता है वो इस महीने पृथ्वी से नंगी आंखों से दिख सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मित्सुहा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे अपने दो दोस्त तेशी और सायका मिलते हैं। सायका उसे कहती है, आज तो तुम ठीक से अपने बाल बनाकर आई हो। और तेशी उसे कहता है कि क्या तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे ऊपर से साय को भगा दिया? मित्सुहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये दोनों क्या कह रहे हैं। तभी वो एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर कोई आदमी भाषण दे रहा होता है। वो आने वाले इलेक्शन में मेयर के पद के लिए बतौर कैंडिडेट खड़ा हुआ होता है। वहीं रास्ते में मित्सुहा को अपने कुछ और क्लासमेट्स मिलते हैं जो उन्हें मेयर और मेयर के ठेकेदार कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। ये सुनकर वो तीनों निराश हो जाते हैं और चुपचाप अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी वो आदमी मित्सुहा को देखता है और गुस्से से उसे कहता है, मित्सुहा पीठ सीधी करके चलो। सभी लोग मित्सुहा को देखने लग जाते हैं और उसके क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर मित्सुहा बहुत एम्बेरस हो जाती है और चुपचाप वहाँ से आगे निकल जाती है। वो तभी आवाज में कहती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों करवाई? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो मेयर कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि मित्सुहा के पापा हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मित्सुहा अपनी क्लास में होती है। वो अपनी नोटबुक को बड़ी हैरानी के साथ देख रही होती है क्योंकि उसमें लिखा था, तुम कौन हो? उनकी टीचर उन्हें किसी मैजिक आवर के बारे में पढ़ा रही होती है कि शाम के समय जब ना तो दिन होता है और ना ही रात, उस समय हम वो देख सकते हैं जो हमारी दुनिया और हमारी मानव जाति के परे है। मित्सुहा अभी भी यही सोच रही होती है कि आखिर उसकी नोटबुक में ये किसने लिखा है। तभी अचानक उसकी टीचर उसे आवाज देती है। मित्सुहा डरते हुए एक झटके में अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। उसकी टीचर उसे कहती है, मित्सुहा तो आज तुम्हें अपना नाम याद है? ये सुनकर सभी बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं और मित्सुहा को समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी टीचर उसे ऐसा क्यों कह रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सायका मित्सुहा को कह रही होती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कल तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, तुम भूल गई थी कि तुम्हारा लॉकर कहाँ है। और इतना ही नहीं, कल तो तुम अपने बालों को भी बांध कर नहीं आई थी। मित्सुहा हैरान होकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दिनों से किसी सपने में हूँ, जैसे मैं अपने सपने में किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। इस पर तेशी कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें अपने पिछले जन्म के सपने आते हैं या तुम्हारे दिमाग का हिस्सा किसी दूसरे डायमेंशन में जुड़ गया है। मित्सुहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इसके बाद वो सभी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मित्सुहा उन्हें कह रही होती है कि मैं इस शहर को और नहीं झेल सकती, ये शहर बहुत ही छोटा है, यहाँ पर एक कैफे तक नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मित्सुहा और उसकी फैमिली किसी रस्म को करने की तैयारी में लग जाते हैं, जिस रस्म को करने की प्रथा उनके पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। उसकी दादी उन्हें कहती है, इन धागों से जब तुम ऐसे कढ़ाई करोगी तो तुम्हारे और इनके बीच भावनाओं का निर्माण होगा। आज से करीब 200 साल पहले चप्पल बनाने वाले मायगुरु के घर में अचानक से भयंकर आग लग गई थी जो कि पूरे शहर में फैल गई, जिसमें सारे मंदिर और पुराने दस्तावेज नष्ट हो गए। इसीलिए उस आग को कहा जाता है मायागुरु की प्रसिद्ध अग्नि, क्योंकि इस आग में सब नष्ट हो गया था। तो जिन दस्तावेजों में इस त्योहार के पीछे के मायने और रहस्य लिखे थे वो भी नष्ट हो गए। धीरे धीरे लोग इसे भूलने लग गए। हमारे परिवार का कर्तव्य यही है कि हम इस त्योहार को कम से कम प्रथा के माध्यम से ऊपर ऊपर से चलाए रखें, नहीं तो ये पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। और देखो तो तुम्हारे बेअक्ल बाप ने क्या किया, पहले तो उन्होंने घर छोड़ा और उसके बाद मंदिर के पुजारी का पद भी, और अब राजनीति में जा बैठा है। इसके बाद मित्सुहा और उसकी बहन लोगों के बीचों बीच इस रिचुअल को परफॉर्म करने लग जाते हैं। वो दोनों पहले तो कोई ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अपने मुंह में पके हुए चावल को चबाने लग जाते हैं, पर उन्हें निगलने के बजाय वो उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल कर कलेक्ट करने लग जाते हैं। ये देखकर मित्सुहा के क्लासमेट्स कहते हैं, छी वो सबके सामने ऐसा कैसे कर सकती है, उसे ये करते हुए शर्म नहीं आती। मित्सुहा को भी ये सुनाई दे जाता है और वो एम्बेरस हो जाती है। इसके बाद वो दोनों इन्हें कलेक्ट करके धागे के साथ अच्छे से सील कर देती है। बाद में जाकर ये लिक्विड अल्कोहल बन जाएगा जिसे ये कुचिका में साके कहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मित्सुहा और उसकी छोटी बहन कुचिका में साके को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं। मित्सुहा फ्रस्ट्रेट होकर चलाते हुए कहती है, मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी जिंदगी से भी नफरत है। अगले जन्म में मुझे किसी बड़े शहर का कोई खूबसूरत लड़का बनाना। इसके बाद अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। वो अपनी नींद से उठता है और बड़ी हैरानी के साथ खुद को देखने लग जाता है। वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है और शॉक होकर एकदम डर जाता है। वो खुद को बड़ी हैरानी के साथ आईने में देख रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, ताकि
ताकि तुम उठ गए। वो उसके पापा होते हैं। वो उसे कहते हैं खाना बनाकर स्कूल चले जाना और फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं। ताकि कहता है ये तो बड़ा अजीब सपना है। तभी उसे सुकासा नाम के किसी लड़के का मैसेज आता है। ताकि कहता है सुकासा, अब ये कौन है? जैसे ही वो अपने फ्लैट से बाहर निकलता है वो अपने सामने अपनी टोक्यो सिटी को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद वो फोन में मैप की मदद से अपने स्कूल पहुंचता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी क्लासरूम कौन सी है। तभी पीछे से उसका वही दोस्त साकुसा फूजी जिसने मैसेज किया था उसे पकड़ लेता है और कहता है आज तो तुमने आने में बड़ी देर कर दी, चलो लंच करते हैं। ताकि सुकासा और अपने एक और दोस्त शिंता ताकागी को कहता है कि मैं खो गया था इसलिए मुझे आज आने में देर हो गई। वो दोनों उसे कहते हैं भला ऐसे कैसे हो सकता है, चलो अब कैफे चलते हैं। कैफे का नाम सुनते ही ताकि तो जैसे खुशी से पागल ही हो जाता है। कैफे में मेन्यू कार्ड पर रेट्स पढ़कर वो कहता है इतने में तो मेरे घर का पूरा राशन आ जाएगा। जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं तुम क्या बाबा आदम के जमाने से हो? ताकि कहता है मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, ये सब एक सपना ही तो है। उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या कह रहा है। इसके बाद ताकि बड़े चाव से डेजर्ट खाने लग जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं ताकि तुम्हें आज काम पे नहीं जाना? ताकि कहता है हाँ लेकिन तुम लोगों को पता है कि मैं काम कहाँ करता हूँ? ये सुनकर उसके दोस्त बड़ी हैरानी से कहते हैं क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताकि एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम कर रहा होता है। वहाँ पर वो बहुत सी गड़बड़ करता है जिस पर वहाँ के शेफ उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। ताकि फ्रस्ट्रेशन में कहता है आखिर ये भयानक सपना कब खत्म होगा। इसके बाद एक कस्टमर ताकि से बहस करने लग जाता है। मामला बढ़ता देख वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिकी ओकुदेरा होता है। वो ताकि को वहाँ से जाने को कहती है और खुद उस कस्टमर से डील करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सभी रेस्टोरेंट की क्लोजिंग करके सफाई कर रहे होते हैं। मिस ओकुदेरा ताकि को कहती है आज तुमने काफी गड़बड़ की, शुक्र है कि वक्त रहते सब ठीक हो गया। तभी एक लड़की ओकुदेरा को बताती है कि आपकी स्कर्ट पीछे से फटी हुई है। ओकुदेरा कहती है ये तो ब्लेड से काटा गया है, जरूरी है उस घटिया कस्टमर के ही काम होंगे। ताकि उसका हाथ पकड़ के उसे एक रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो उसे कहता है अपनी स्कर्ट मुझे दीजिए। ये सुनते ही मिस ओकुदेरा डर जाती है और एम्बैरस हो जाती है। ताकि घबराते हुए कहता है नहीं नहीं मैं कुछ और सोचता हूँ और वो उसे कुछ पहनने को देता है और उसकी स्कर्ट के फटे पार्ट को सिल देता है। मिस ओकुदेरा उसे कहती है एक तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है पर तुम आज बड़े अच्छे से पेश आए। तुम्हारा ये रूप मुझे पहली बार देखने को मिला, पता नहीं था तुम दिल के इतने अच्छे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ताकि को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो अपने मोबाइल को चेक कर रहा होता है जिससे उसे अपने बारे में और भी कुछ बातें जानने को मिले। वो खुद के फोटोज को देखकर कहता है ये सब कितना अच्छा है, काश मैं भी टोक्यो में रह पाती। तो अब तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ये ताकि नहीं बल्कि ताकि की बॉडी के अंदर मित्सुहा है। मित्सुहा को यही लग रहा होता है कि वो बस सपना देख रही है जहाँ वो सपने के अंदर ताकि की जिंदगी जीती है। उसे ताकि के फोटोज के बीच में उस लड़की का फोटो भी मिलता है जिसे देखकर वो कहती है ओह तो ये इस लड़की को पसंद करता है। इसके बाद वो उस लड़की को ताकि बन के कुछ मैसेज करती है और तभी उसे याद आता है कि उसकी नोटबुक में जिसने तुम कौन हो लिखा था कहीं वो ताकि ही तो नहीं था। पर उसे लगता है कि ये तो सिर्फ सपना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर फिर भी वो एक मार्कर लेकर अपने हाथ में मित्सुहा लिखती है और सो जाती है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से क्लिक कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी ही अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगली सुबह जब तागी उठता है तो वो अपने हाथ में मित्सुहा लिखा देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने फोन में मिस ओकुदेरा को किए गए मैसेज देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसके बाद उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें आज अपने रेस्टोरेंट का पता तो याद है ना। ताकि को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या कह रहे हैं और वहाँ से वो अपने काम पर निकल जाता है। शिंता सुकासा को कहता है आज तो ये पहले जैसा लग रहा है। सुकासा थोड़ा शर्माते हुए कहता है कल वो ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसके बाद सुनते ही शिंता उसे बड़ी हैरानी के साथ देखते हुए कहता है क्या। इसके बाद हम ताकि को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में एंटर होते ही अपने सामने अपने बाकी कलीग्स को बहुत गुस्से में खड़े देखता है। वो सभी उस पर इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि वो सभी भी मिस ओकुदेरा को लाइक करते हैं और ताकि को गुस्से से कहते हैं ताकि तो कल तुम मिस ओकुदेरा को उनके घर छोड़ने गए थे, तुम हमारा पत्ता काट रहे हो। ताकि को ये सुनकर विश्वास नहीं होता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर मिस ओकुदेरा आ जाती है और ताकि को आंख मार कर अंदर चली जाती है। ये देखकर तो ताकि के जैसे होश ही उड़ जाते हैं और उसका मुँह तो शर्म के मारे पूरा लाल ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुहा भी अपनी नींद से उठती है और देखती है कि उसके हाथ में तो किसी ने बहुत कुछ लिख रखा होता है। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ आती है और उसे गुस्से में कहती है क्या हुआ, तुम आज कोई उठपटांग हरकत नहीं कर रही हो, फटाफट खाना खाने आओ। और वो वहाँ से चली जाती है। मित्सुहा का ये सुनकर शर्म के मारे मुंह लाल हो जाता है और मन में सोचने लग जाती है कैसी उठपटांग हरकतें। इसके बाद जैसे ही वो अपने क्लासरूम एंटर करती है सभी उसे बड़ी हैरानी के साथ देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वो सायका को पूछती है कि सब लोग मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं। तो सायका इस पर कहती है तुमने कल हरकतें ही कुछ ऐसी की थी। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जब मित्सुहा के शरीर के अंदर फिर से ताकि था। जब मित्सुहा
यानी कि ताकि क्लासरूम में स्केचिंग कर रहा होता है, तब उसके क्लासमेट्स उसे देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो वो गुस्से में अपनी टांग से अपना स्केच पटक देता है और अगले दिन जब मित्सुआ को पता चलता है कि उसने पिछले कल ऐसा कुछ किया था, तब वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो कुछ भी इस बारे में याद ही नहीं होता। वो फटाफट अपने घर की तरफ भागती है और अपनी नोटबुक को देखती है जहाँ किसी ने बहुत सी बातें लिख रखी थी। वहीं दूसरी तरफ ताकि भी अपने फोन की डायरी में नोट्स देखता है और दोनों एक साथ कहते हैं, इसका मतलब ये सब कोई मामूली सपना नहीं है। उस सपने में मैं और वो तो सच में जगह बदल रहे हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और वो एक दूसरे की जिंदगी में बहुत सी गड़बड़ करते हैं। अब उन्हें फाइनली समझ आ गया होता है कि वो हर दूसरे दिन जब सोकर उठते हैं तब उनके शरीर आपस में बदल चुके होते हैं। जगह बदलने के बाद उन दोनों ने क्या क्या किया ये उन्हें ना के बराबर याद रहता है, पर आसपास हुए बदलाव और लोगों के रिएक्शन से उन्हें पता लग ही जाता है कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए। इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ रूल्स बनाए कि वो क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। और साथ ही सोने से पहले उन्होंने सारा दिन जो कुछ भी किया उस सब का रिकॉर्ड एक दूसरे की डायरी में लिख कर रखना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी की ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही और भी बहुत दिनों तक चलता रहा और ताकि मित्सुआ की इमेज एक बहुत ही बोल्ड लड़की की तरह बना दी, जो बहुत ही डेयरिंग थी, जो स्कूल में काफी मशहूर थी और लड़के जिसके पीछे पागल थे। और साथ ही मित्सुआ ने ताकि की इमेज एक बहुत ही स्वीट और केयरिंग लड़के की तरह बना दी और वो मिस ओकुदेरा के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाते चले गए, जिससे अब मिस ओकुदेरा ताकि को चाहने लग गई थी। वो दोनों एक दूसरे की इन हरकतों से बेहद परेशान थे। वो बस चाहते थे कि उनकी जिंदगी जैसी है वैसे ही रहे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो। इसके कुछ दिनों बाद एक सुबह ताकि मित्सुआ के शरीर में उठता है। वो हमेशा की तरह उठते ही अपने चंगू मंगू दबाने ही वाला होता है कि तभी रुक जाता है और कहता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसकी छोटी बहन वहाँ आती है और जैसे ही दरवाजा खोल के अपनी बहन मित्सुआ को देखती है तो वो हमेशा की तरह अपने चंगू मंगू दबा रही होती है। ये देखकर वो कहती है, तुम ये उठपटांग हरकतें करना कब बंद करोगी? चलो अब जल्दी करो, हमें निकलना भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पहाड़ों की ट्रैकिंग करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। उन्होंने जो रिचुअल परफॉर्म करके कुचिका में साके बनाई थी, आज उन्होंने वो अपने मियामिज़ू की देवता को चढ़ानी है। मित्सुआ यानी कि ताकि दादी को अपनी पेट पर चढ़ा देता है। दादी उन दोनों को कहती है, क्या तुम्हें पता है मुसुबी क्या होता है? मुसुबी दरअसल एक जरिया है जिससे हम अपने रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तब ये तत्व हमारे शरीर से जा मिलते हैं, जो इंसानों और देवताओं के मिलाप का एक जरिया है। और आज जो हम भेंट चढ़ाने आए हैं वो भी एक अनोखा जरिया है हमारे और देवताओं के मिलाप का। फाइनली वो कुछ देर बाद अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। मित्सुआ यानी कि ताकि बड़ी हैरानी के साथ कहता है, तो क्या यही है मियामिज़ू की देवता की कब्र? वहाँ जाने के लिए उन्हें एक छोटी सी नदी पार करनी होती है। उसकी दादी उसे कहती है, इस जगह को पार करते ही काकोरियो है। काकोरियो मतलब पाताल। अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तुम्हें वो सब यहाँ छोड़ना होगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, मतलब कि कुचिका में साके को। ये एक तरह का तुम्हारा आधा हिस्सा है जो तुम मियामिज़ू की देवता को भेंट चढ़ाओगी। इसके बाद वो दोनों उस गुफा के अंदर जाके उसे वहाँ समर्पित कर देते हैं। इसके बाद वापस आते हुए उसकी छोटी बहन उसे एक जगह लाती है जहाँ सामने एक बहुत ही सुंदर लेक होती है। उसकी छोटी बहन उसे कहती है, शायद हमें वहाँ वो धूमकेतु भी दिख जाए, पर ताकि को समझ नहीं आ रहा होता कि किस धूमकेतु की बात कर रही है। तभी उसकी दादी उसे कहती है, मित्सुआ तुम अभी भी सपना देख रही हो ना? तभी अचानक ताकि की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि उसकी आंखों में तो आंसू होते हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों है। तभी उसे मिस ओकुदारा का मैसेज आता है और वो मैसेज देखकर एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आज तो उसकी डेट है। दूसरी तरफ मित्सुआ भी आज अपने शरीर में होती है और अपनी नींद से उठती है। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि आज तो ताकि की ओकुदेरा के साथ डेट है, जो उसका ही प्लान था। पर वो आईने में खुद को एकदम से रोता हुआ देखती है। शायद उसे यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि उसके दिल में भी ताकि के लिए फीलिंग्स है। और वहीं ताकि मिस ओकुदेरा के साथ बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है। वो बहुत ही नर्वस होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्या ना करे। मिस ओकुदेरा भी एक जगह उसे कहती है, ताकि ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम नहीं कोई और हो। शाम को घर लौटते वक्त वो ताकि को कहती है, ताकि तुम्हें मैं हमेशा से ही पसंद थी ना, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई और पसंद है। इसके बाद ओकुदेरा वहाँ से अपने घर चली जाती है और ताकि अपने फोन में लिखा हुआ मित्सुआ का एक नोट पढ़ता है। मित्सुआ ने उसे लिख रखा होता है, तब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी, तब तक धूमकेतु के निकलने का समय हो जाएगा। पर ताकि को समझ नहीं आ रहा होता कि किस धूमकेतु की बात कर रही है, क्योंकि आसमान में तो कोई धूमकेतु होता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सुआ किमोनो पहनकर आई होती है, क्योंकि आज वहाँ पर एक त्योहार होता है जो वो हर साल पतझड़ मौसम में बनाते हैं। उसे देख के उसके फ्रेंड्स एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि मित्सुआ ने अपने बाल काट दिए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि मित्सुआ ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो त्योहार मनाने कहीं जा रहे होते हैं। तभी मित्सुआ और उसके दोस्त आसमान में वही धूमकेतु देखते हैं जो न्यूज में कहा गया था कि पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। मित्सुआ उस खूबसूरत नजारे को देख ही रही होती है कि तभी वो धूमकेतु टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है। इस दिन के बाद फिर कभी मित्सुआ और ताकि ने अपने शरीर नहीं बदले। ताकि हर दिन इसी उम्मीद के साथ उठता था कि क्या पता आज उसका शरीर फिर से मित्सुआ के साथ बदल जाए, पर ऐसा अब होता ही नहीं था। उसकी जिंदगी ऐसे ही आगे चलती रहती है और वो धीरे धीरे जो कुछ हुआ ये सब भूलने भी लग गया था। वो अपनी बच्ची कुछ यादों और थोड़ा इंटरनेट के सहारे से इतोमोरी शहर की कुछ तस्वीरें बनाता है जो वो मित्सुआ के शरीर में होता था तब देखा करता था। एक दिन वो ये सब तस्वीरें लेके उस जगह को ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि वो मित्सुआ से मिलना चाहता था। उसके दोस्तों को ये पता नहीं होता कि ये किसको ढूंढने जा रहा है, पर फिर भी वो उसे अकेला जाने नहीं देते हैं और उसके साथ मिस ओकुदेरा और सुकासा
उसे कंपनी देने आ जाते हैं, क्योंकि ताकि अब बहुत सी चीजें भूल गया था तो उसे उस जगह का नाम भी याद नहीं होता। वो बस अपनी बनाई हुई उस लेक की तस्वीर के सहारे उस जगह को ढूंढने निकल पड़ता है। वो बहुत जगह भटकता है, न जाने कितनों को पूछता है, पर किसी को भी उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बहुत ढूंढने के बाद एट लास्ट वो हार मान ही लेता है और वापस टोक्यो जाने का फैसला लेता है। रास्ते में वो तीनों एक रामेन शॉप में कुछ खाने को रुकते हैं। तभी वहाँ पर उस शॉप का मालिक उसकी बनाई गई तस्वीर देख के कहते हैं कि ये तो इतोमोरी की तस्वीर है। ताकि को भी ये नाम सुनते ही याद आ जाता है कि हाँ, उस जगह का नाम इतोमोरी ही तो था। वो उन्हें कहता है कि ये इतोमोरी शहर कहाँ है, जिस पर उस शॉप के मालिक निराश होकर उसे कहने वाले होते हैं कि इतोमोरी शहर तो। तभी उसके दोस्तों को भी कुछ याद आ जाता है और जोर से कहते हैं कि कहीं वहीं पर तो वो धूमकेतु नहीं गिरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब उस जगह पहुंच जाते हैं। ताकि अपनी आंखों से वो खौफनाक दृश्य देखता है जहाँ हर तरफ सब कुछ कब का तबाह हो चुका था। वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी झील के सिवाय कुछ नहीं होता और साथ ही धूमकेतु की वजह से वहाँ पर एक और छोटी झील बन गई थी। उसके दोस्त कहते हैं कि इसको पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। ताकि कहता है नहीं, ये वही जगह है, ये पहाड़, ये स्कूल का बगीचा, ये स्कूल की बिल्डिंग सब वही तो है। जिस पर उसका दोस्त सुकासा उसे कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें 3 साल पहले की वो घटना याद तो होगी ही जिसमें सैकड़ों लोग धूमकेतु के गिरने की वजह से मारे गए थे। ताकि ये सुनते ही एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही तो मित्सुआ के शरीर में इस जगह पर था। वो घबराते हुए कहता है मर गई 3 साल पहले, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने दोस्तों को अपना फोन बाहर निकाल कर मित्सुआ के द्वारा लिखे गए नोट्स दिखाने लगता है, पर वो देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ आखिर हुआ क्या। तो यहीं पर आ जाता है हमारे इस कहानी का दिमाग घुमा देने वाला इंटरवल। देखा ये दृश्य देखने के बाद ताकि और उसके फ्रेंड्स वहाँ से वापस चले जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। ताकि अभी भी सदमे में ही था। वो बहुत से पुराने रिकॉर्ड्स में वो घटना ढूंढता है और उसके बारे में ऑनलाइन भी सर्च करता है। तब उसे पता लगता है कि सच में 3 साल पहले उस जगह जब लोग पतझड़ का त्योहार मना रहे थे, तब उस समय वहाँ पर धूमकेतु का एक टुकड़ा गिरा। सभी इस बात से अनजान थे, यहाँ तक कि साइंटिस्ट तक को इस बात का पूर्वानुमान नहीं था। वो एक रिकॉर्ड में मरने वालों के नाम चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो सच में मित्सुहा नाम की एक लड़की का नाम लिखा होता है। वो अपने दोस्तों को कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही बताया था कि उसे धूमकेतु दिखने वाला है। सुकासा को उसकी हरकतें और उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पर मिस ओकुदेरा को लग रहा होता है कि जैसे वो सच में किसी न किसी से तो जरूर मिला है जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकि की हालत ठीक नहीं होती। वो अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। सोच के थक कर वो अपने मन को झूठी तसल्ली देने लग जाता है कि उसने 3 साल पहले ये खबरें देखी होगी, तभी उसे ये सब सपने आए होंगे, या फिर ये कोई उस लड़की का साया होगा जो उसे हॉन्ट कर रहा है। मिस ओकुदेरा उसे कमरे में आती है और उसकी नजर ताकि के हाथ में बंधे हुए एक धागे पर पड़ती है। वो उसे उसके बारे में पूछती है तो ताकि कहता है ये उसे किसी ने कुछ साल पहले दिया था, पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि किसने। ताकि फिर से सोच में पड़ जाता है और उस धागे से उसे अचानक मित्सुआ की दादी की बात याद आने लग जाती है, जो उसने ताकि को मियामिजुकी देवता की कब्र में जाती बार कही थी। अब ये सब जो उसके साथ हुआ, ये एक सपना ही था या हकीकत, ये जानने का एक ही तरीका था कि अगर वो सच में वहाँ पर वो छुपी हुई जगह ढूंढ निकालता है जहाँ मियामिजुकी देवता की कब्र थी। वो सुबह होने से पहले ही वहाँ से चुपचाप बिना किसी को बताए अकेला ही इतोमोरी निकल जाता है और जो उसकी बची हुई याददाश्त रही होती है उसके सहारे वो जगह सच में ढूंढ निकालता है। वो रोते हुए कहता है तो वो सब सच में एक सपना नहीं था। वहाँ पर वो नदी भी थी जहाँ से आगे रास्ता पाताल की ओर जाता है। वो उस गुफा के अंदर जाता है तो उसे वहाँ मित्सुआ का वही कुचिकामे साके मिलता है जिसने तब यहाँ रखा था जब वो उसके शरीर में था। वो कहता है ये मित्सुआ का आधा हिस्सा मैंने धूमकेतु के टूटने के पिछले दिन यहाँ रखा था। मतलब मैं जिस मित्सुआ को जानता हूँ वो 3 साल पहले की है, यानी कि हमारी समय रेखा अलग अलग है। इसके बाद वो कहता है क्या समय को पलटा जा सकता है, मुझे एक और मौका चाहिए। इसके बाद वो उस कुचिकामे साके को पी लेता है। इसे पीते ही वो जमीन पर गिर जाता है और मित्सुआ के साथ जो कुछ भी बचपन से हुआ उसे वो सब अपने सामने दिखने लग जाता है। उसे वो दृश्य भी दिखता है जब मित्सुआ उस धूमकेतु को देखने जाने वाली होती है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहता है मित्सुआ वहाँ से चली जाओ, मित्सुआ वहाँ तुम्हें खतरा है। पर मित्सुआ को ये सब सुनाई नहीं दे रहा होता। वो वहाँ चली जाती है और उसके ऊपर वो धूमकेतु गिर जाता है। इसके बाद अचानक अंधेरा छा जाता है और हम मित्सुआ को नींद से उठता देखते हैं। ये वही दिन था जब धूमकेतु गिरने वाला होता है। हमें पता चलता है कि उसके अंदर ताकि है। वो मित्सुआ को जिंदा देखकर बहुत जोर से रोने लग जाता है। तभी उसकी छोटी बहन योत्सुआ वहाँ जाती है और देखती है कि वो तो इस बार रोते रोते अपने चंगू मंगू दबा रही होती है। मित्सुआ यानी कि ताकि योत्सुआ को देखते ही और भी ज्यादा रोने लग जाता है और उसकी तरफ भागते हुए कहता है मेरी छोटी बहन योत्सुआ। ये देखकर योत्सुआ डर जाती है और एकदम से दरवाजा बंद करके वहाँ से अकेली ही स्कूल चली जाती है। ताकि भी तैयार होकर जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी दादी उसे देखकर कहती है तुम तो मित्सुआ नहीं हो है ना। ये सुनकर ताकि चौंक जाता है। उसकी दादी आगे कहती है जब मैं छोटी थी तब मुझे भी ऐसे किसी और की जिंदगी जीने के अजीब से सपने आया करते थे और मुझे ही नहीं बल्कि ये मेरी माँ को भी आते थे। जितने मजे करने हैं कर लो क्योंकि जागने के बाद तुम सब भूल जाओगी। ये सुनकर ताकि दादी को जो आज रात को होने वाला होता है वो बता देता है, पर दादी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और साथ ही वो उसे कहती है कि कोई और भी तुम्हारी इस बात का विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद वो स्कूल में तेशी और सायका को ये बताती है पर वो भी इसका विश्वास नहीं कर रहे होते। पर एक दोस्त होने के नाते वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ये तीनों शहर के लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का एक प्लान बनाते हैं जिसमें मित्सुआ अपने पापा जो
की मेयर है उन्हें भी अपने प्लान में शामिल होने को मना लेगी। पेशी एक बम पावर हाउस में प्लांट करेगा और साथ ही शहर के रेडियो प्रसारण को भी हैक करेगा और बम फटने के बाद सायका रेडियो ट्रांसमिशन में जंगल में भयंकर आग लगने का अलर्ट जारी करेगी और सारे गाँव के लोगों को यहाँ से स्कूल में आने को बोलेगी, क्योंकि मित्सुआ के अकॉर्डिंग ये स्कूल धूमकेतु के गिरने की रेंज से बाहर है। इसके बाद ताकि मित्सुआ के पापा के ऑफिस जाता है और उन्हें आज रात में जो धूमकेतु वाली घटना होने वाली है उसके बारे में बताता है, पर उसके पापा उसकी इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे होते। वो उसे डांटने लग जाते हैं और उसे पागल करार देकर किसी डॉक्टर को कॉल करने लग जाते हैं। ये देखकर ताकि को गुस्सा आ जाता है और वो उनका कॉलर पकड़ लेता है। उसके पापा भी अपनी बेटी के इस बदले बिहेवियर को देख के दंग रह जाते हैं और उसे कहते हैं कौन हो तुम, पर ताकि वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो पूरी तरह निराश हो जाता है और रास्ते में उसे योत्सुआ मिलती है। वो उसे कहता है कि रात होने से पहले दादी को लेकर यहाँ से भाग जाओ, जिस पर योत्सुआ कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, कल तुम अचानक टोक्यो चली गई थी और आज ये सब फालतू की बातें कर रही हो। ताकि ये सुन के हैरान हो जाता है। ताकि मन में सोचता है कि अगर मैं अभी यहाँ हूँ तो इसका मतलब मित्सुआ उस गुफा में मेरी बॉडी में होगी। इसके बाद वो मियामिज़ू की देवता की कब्र की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सुआ को भी ताकि के शरीर में उस गुफा के अंदर होश आ जाता है। वो हैरान हो जाती है कि आखिर ताकि यहाँ क्या कर रहा है। जब वो अपने सामने का नजारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसका पूरा गांव खत्म हो चुका है। वो घबराते हुए कहती है तो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। और इधर ताकि भी बस उस जगह पहुँचने वाला होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि इसका मतलब मित्सुआ मुझसे मिलने आई थी, पर क्योंकि उस समय मैं 3 साल पहले का ताकि था तो मैं उसे पहचान नहीं पाया होगा। और साथ ही हम भी वो सीन देखते हैं जब मित्सुआ ताकि को मिलने के लिए अकेले टोक्यो आ जाती है। वो ताकि को बहुत ढूंढती है, पर एट द एंड उसे वो एक ट्रेन में मिलता है। वो ताकि के सामने ही होती है। वो ताकि को उसका नाम लेके पुकारती है, पर ताकि उसे पहचान ही नहीं पाता। ये देखकर मित्सुआ बहुत एम्बेरस हो जाती है और मन में सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है वो धक्के की वजह से ट्रेन से बाहर निकल जाती है और तभी ताकि उससे उसका नाम पूछता है। वो अपने बालों से अपना धागा निकाल कर उसे देती है और कहती है मित्सुहा। और वहीं ताकि को भी अब याद आ जाता है कि 3 साल पहले जिस लड़की ने मेरे हाथ में धागा दिया था वो और कोई नहीं बल्कि मित्सुहा ही तो थी। इसके बाद वो भी उसी जगह पहुंच जाता है जिस जगह मित्सुहा भी थी। दोनों एक ही जगह थे पर अलग अलग समय में। ताकि मित्सुहा को आवाज देता है। वो दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे होते हैं पर देख नहीं पा रहे होते। जैसे ही सूरज जलने वाला होता है और शाम हो जाती है वैसे ही अचानक ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो भी अपने अपने शरीर में एक दूसरे को आमने सामने देखकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताकि उसे कहता है तुम बहुत दूर चले गई थी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मित्सुहा कहती है पर कैसे, मैं तो मर गई थी ना। जिस पर ताकि कहता है मैं तुम्हारा रखा कुचिका में साके पी गया। ये सुनते ही मित्सुहा का मुंह शर्म के मारे लाल हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है और साथ ही उसे कहती है तुमने मेरे शरीर के साथ उटपटांग हरकतें भी की थी। ताकि घबराते हुए कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता चला। जिस पर मित्सुहा कहती है योत्सुहा से। इसके बाद ताकि अपने हाथ पर लगा उसका धागा उसे वापस लौटा देता है और उसे क्लियर कर देता है कि जिस वक्त उसने उसे धागा दिया था उस वक्त वो उसे जानता ही नहीं था। साथ ही वो उसे बता देता है कि अब उसे आगे क्या करना है और वो कहता है कि इससे पहले कि सूरज ढल जाए हम एक दूसरे का नाम अपने अपने हाथ में लिख लेते हैं ताकि हम एक दूसरे को ना भूलें। ताकि मित्सुहा के हाथ में तो लिख देता है पर मित्सुहा सूरज ढलने की वजह से उसके हाथ पर अपना नाम नहीं लिख पाती और वो दोनों एक दूसरे के सामने से गायब हो जाते हैं। ताकि को उसका नाम पर याद होता है लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ में उसका नाम लिखने लगता है वैसे ही वो भूल जाता है। इवन तक कि वो ये भी भूल जाता है कि वो आखिर है कौन। वहीं दूसरी तरफ मित्सुहा फटाफट से अपने गाँव की तरफ निकलती है। इसके बाद वो तेशी के साथ अपने गाँव के पावर हाउस में बॉम्ब प्लांट करती है। आसमान में भी अब धूमकेतु नजर आ रहा होता है। जैसे ही धमाका हो जाता है पूरे शहर की बिजली जाने लग जाती है और सायका रेडियो ट्रांसमिशन में अलर्ट जारी कर देती है कि अभी अभी एक धमाका हुआ है जिससे जंगल में आग लग गई है, जल्दी से सभी गाँव वाले स्कूल की तरफ आए। वहीं हम देखते हैं कि लोगों को इस ट्रांसमिशन से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मित्सुहा और तेशी उन्हें यहाँ से भगाने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा होता। वहीं मेयर भी इस ट्रांसमिशन के सोर्स को पता करने लग जाता है। तेशी मित्सुहा को कहता है किसी भी हालत में अपने पापा को मनाओ, उनके ऑर्डर के बिना कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मित्सुहा अपने पापा के ऑफिस की तरफ भागती है और भागते भागते ये रियलाइज करती है कि वो ताकि का नाम भूल गई है और नाम ही नहीं वो ये भी भूल गई है कि जो इंसान उसके लिए बहुत प्यारा था आखिर वो है कौन। वो ऊपर आसमान में धूमकेतु को टूटते हुए देखती है और नीचे गिर जाती है। उसे याद आता है कि किसी ने उसके हाथ में एक दूसरे को ना भूलने के लिए नाम लिखा था। वो देखती है कि वहाँ पर कोई नाम नहीं बल्कि आई लव यू लिखा होता है। वो हंसते हुए कहती है इसे मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आएगा बेवकूफ, और वापस भागने लग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि मेयर और उसके आदमी सायका और तेशी को पकड़ लेते हैं और रेडियो में ट्रांसमिशन करते हैं कि पिछला किया गया अलर्ट फेक था। उधर सारी तरफ पूरी दुनिया में ये बात फैल जाती है कि धूमकेतु तो टूट गया और ये किसी गाँव में गिरेगा। 3 साल पहले का ताकि भी ये नजारा देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली मित्सुहा अपने डैड के पास पहुंच गई होती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो धूमकेतु का टुकड़ा इतोमोरी में गिर जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगली सुबह हम ताकि को नींद से उठते देखते हैं। वो रात को यहीं सो गया था। ताकि अब सब भूल चुका होता है और कहता है मैं आखिर यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसके बाद ऐसे ही कई दिन, कई महीने और कई साल गुजर जाते
जाते हैं और ताकि हमेशा किसी को ढूंढता रहता है, पर उसे खुद ही नहीं पता होता कि वो किसे ढूंढ रहा है। उसे ऐसा हमेशा फील होता रहता है जैसे वो अधूरा है, जैसे वो कुछ तो भूल गया है, पर उसे पता नहीं होता कि वो क्या है। काकी का नेचर भी अब बहुत ही बदल गया होता है और वो अपने में ही खोया खोया रहता है। उसकी इसी अजीब आदतों की वजह से उसे कहीं जॉब भी नहीं मिल पा रही होती है। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होता है, तभी उसे बहुत समय बाद मिस ओकुदेरा का मैसेज आता है, जो बहुत समय बाद कुछ काम से यहाँ आई थी। वो दोनों काफी समय बाद मिलते हैं और अपनी पुरानी बातें फिर याद करते हैं। ओकुदेरा उसे कहती है, याद है जब तुम हाई स्कूल में थे तब हम एक बार इतोमोरी गए थे। ताकि उसे कहता है, हाँ मुझे वो याद है। उस बात को पूरे 5 साल हो गए हैं, पर मुझे ये याद ही नहीं है कि मैं वहाँ किससे ढूंढने गया था। मैं अब काफी कुछ भूल सा गया हूँ। मुझे बस इतना याद है कि मैंने पूरी रात वहाँ पहाड़ में अकेले ही बिताई थी। ना जाने क्यों तब मेरी बहुत दिलचस्पी उस धूमकेतु वाली घटना में थी। धूमकेतु के आधे हिस्से ने एक शहर को तबाह कर दिया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सभी लोग जिंदा बच गए। उस वक्त मैंने इस बारे में बहुत सी खबरें पढ़ी थी। उस वक्त जिस चीज में मैं खो सा गया था, आज मैं उस चीज को भूल सा गया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताकि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। उस रेस्टोरेंट में मित्सुआ के वो दो दोस्त तेशी और सायका भी बैठे होते हैं। ताकि उन्हें देखता तो है पर पहचान नहीं पाता। इसके बाद वो एक ब्रिज से गुजर रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की गुजरती है जिससे उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वो पीछे मुड़ के उसे देखता है और आगे चला जाता है। वो लड़की भी उसे पीछे मुड़ के देखती है और आगे चली जाती है। इसके बाद आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स सीन, जब कुछ दिनों बाद ताकि एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है, तभी उसे अपने सामने एक दूसरी ट्रेन में एक लड़की दिखती है। वो और कोई नहीं बल्कि मित्सुआ होती है। वो दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें गूज़बम्स आ जाते हैं। वो दोनों अगले स्टेशन में रुकते हैं और एक दूसरे की तरफ पागलों की तरह भागते हैं। वो एक दूसरे को हर जगह ढूंढते हैं, फिर जाके कहीं वो स्टेयर्स के सामने आमने सामने आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते, पर उन्हें एक अलग सा एहसास महसूस होने लगता है। वो चुपचाप किसी अजनबी की तरह एक दूसरे के पास से आगे निकल जाते हैं। दोनों बहुत ही बुरी तरह घबरा रहे होते हैं। तभी ताकि हिम्मत करके उससे कहता है, हम लोग शायद पहले भी कभी मिल चुके हैं, है ना? मित्सुआ की आंख में आंसू आ जाते हैं और हंसते हुए कहती है, हाँ शायद। दोनों को ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जिसे इतनी सालों से ढूंढ रहे थे वो आखिरकार उन्हें मिल ही गया हो। फिर दोनों एक साथ एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम? और इसी के साथ हमारी ये प्यारी लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है।